But territory of India also includes those areas which are defined as per the United Nations. ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ने भी हमारी बॉर्डर्स को डिफाइन करने का एक क्राइटेरिया दिया हुआ है. एंड विद दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द वाटर बाउंड्रीज एंड ऑल्सो द इंटरनेशनल बाउंड्रीज. ठीक है, एक और टर्म है जो यहां पे समझ लो, आगे भी काम आएगा. वन इज द लिटोरल एंड वन इज द लैंड लॉक्ड. क्या अंतर है इन दोनों में? समझाओ मुझे, क्या होता है लैंड लॉक्ड? वाई? So I am talking about a country. So country which is not surrounded by any water body or any international water body, that is called as a landlocked country. And what is a littoral? A country that shares the boundary with the water. Basically a country that is surrounded by any water body is called as a littoral country या littoral state. ठीक है, एक और टफ सवाल. आपने लिटोरल बता दिया, लैंडलॉक्ड बता दिया. अब मुझे बताओ व्हाट इज अ डबल लैंडलॉक्ड कंट्री? यस, एक ऐसा देश जो उन सारे देशों से घिरा हुआ है जो भी किसी इंटरनेशनल बॉर्डर को या इंटरनेशनल वाटर बॉडी को सराउंड नहीं करते. अ कंट्री दैट इज सराउंडेड बाय लैंडलॉक्ड कंट्रीज, इट बिकम्स डबल लैंडलॉक्ड कंट्री. ठीक है, तो कैन यू टेल मी अ नेम ऑफ सच डबल लैंडलॉक्ड कंट्री? नो. क्यों? अफगानिस्तान शेयर्स बॉर्डर विद पाकिस्तान, पाकिस्तान शेयर्स बॉर्डर विद अरेबियन सी. उज्बेकिस्तान, इट्स अ डबल लैंडलॉक्ड कंट्री. ठीक है, बाकी सारे शेयर करते हैं, बट लाइकनस्टीन भी है यूरोपियन कंट्रीज में अगर देखें. सो एनी कंट्री दैट इज सराउंडेड बाय अ लैंडलॉक्ड कंट्री, अगेन दैट बिकम्स अ डबल लैंडलॉक्ड. तो यूरेशियन रीजन में आपको ऐसे और रीजन्स मिल जाएंगे, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है. So these are the countries which are double landlocked, जो कहीं भी किसी भी वाटर बॉडी से सराउंडेड नहीं है. यूरेशियन रीजन इज नोन फॉर डबल लैंडलॉक्ड कंट्रीज. ठीक है, अच्छा, ये टर्म अगर आपको क्लियर है तो अब हम बात करते हैं अबाउट द यूनाइटेड नेशंस गाइडलाइंस एंड स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल वाटर्स, एंड दोज गाइडलाइंस आर कॉल्ड एज UNCLOS गाइडलाइंस ऑफ 1982. UNCLOS गाइडलाइंस ऑफ 1982. मैं इसको यहां इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बॉर्डर्स, ठीक है, एंड टेरिटरीज, इसलिए यहीं पे पढ़ लोगे तो अच्छा रहेगा, एक्स्ट्रा नॉलेज. याद है UNCLOS गाइडलाइंस थोड़ी बहुत 1982? चलो, अगर मैं ये जो UNCLOS गाइडलाइंस है 1982 के, ये सारे कंट्रीज पे लागू होती हैं. दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट शेयर्स देयर बॉर्डर विद द वाटर बॉडी. ठीक है, 5 ओशंस है, ये तो आपको मालूम है. नाम बताओ. एंटार्क्टिक ओशन है, एंटार्क्टिक ओशन है, ओशन है. आर्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन. तो सी है. सर्दन ओशन, 5 ओशन है. पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, एंटार्क्टिक इज अ कॉन्टिनेंट, अटलांटिक ओशन, आर्टिक ओशन जो नॉर्थ पोल पे है, एंड सर्दर्न ओशन जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो पार्ट है, इसको ओशियाना रीजन बोलते हैं और सर्दर्न ओशन बोलते हैं उस रीजन को. ठीक है, एक और सवाल आप पूछ ही रहे हैं तो पूछ लेते हैं. इनमें से कौन सा ओशन जो है वो एस लेटर को रिजेंबल करता है? इट रिजेंबल्स लेटर एस. अटलांटिक ओशन. ठीक है, याद रखना. और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, पढ़ाएंगे तो फिर सभी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है इसमें. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द आर्टिक काउंसिल एज वेल. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द न्यू पैसेज अक्रॉस द आर्टिक जो नेगोशिएशन में है. वो सारा कुछ आपका करंट में कवर हो जाएगा. ठीक है,
तो बेसिकली ये जो यूएन क्लॉज गाइडलाइंस थी ना, दे आर इम्प्लीमेंटेड विद रिस्पेक्ट टू एवरी कंट्री। तो यहाँ पे मैं इंडिया के सर्दर्न एरिया की बात कर रही हूँ। अब आप जानते हैं कि जब हम इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वी नो दैट द ट्रायंगुलर पोर्शन ऑफ इंडियन लैंड मास दैट हैंग्स इनटू द इंडियन ओशन और दैट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, इस रीजन को क्या कहते हैं? व्हाट इज दिस रीजन कॉल्ड एज? पेनिनसुलर प्लेट्यू, या इस रीजन को स्पेशली कहते हैं डक्कन प्लेट्यू। ठीक है, डक्कन प्लेट्यू। एंड यू नो दैट देयर आर 2 घाट्स ओवर देयर, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट, ये पड़ा हुआ है। इंडिया की कोस्टल बॉर्डर कहां से कहां तक है? कोस्टल मार्जिन या कोस्टल बॉर्डर का मतलब होता है वो लैंड बॉर्डर जो कि इमीडिएटली वाटर बॉडी को सराउंड करती है, बॉर्डर करती है। तो अब मैं आपसे पूछती हूं कि इंडिया की कोस्टल बॉर्डर कहां से कहां तक, मतलब किस राज्य से किस राज्य तक एक्सटेंड करती है? गुजरात से वेस्ट बंगाल। कोस्टल बॉर्डर इज द बॉर्डर, लैंड बॉर्डर दैट सराउंड्स द वाटर बॉडी। तो यहां है इंडियन ओशन, यहां है बे ऑफ बंगाल, यहां है अरेबियन सी। तो गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल जो है ये इंडिया की टोटल कोस्टल बाउंड्री है। टेल मी द लेंथ ऑफ द कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। नहीं पढ़ा, बिल्कुल स्टार्ट भी नहीं किया अभी ज्योग्राफी। तो ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, इसका मतलब एनसीईआरटी भी अपने को पढ़नी है फिर से। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पेज है ये, और 6th क्लास की एनसीईआरटी है। एंड द लेंथ इज 7517 किलोमीटर। ऑप्शंस पे प्रिपरेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए। प्रिपरेशन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द ऑप्शंस अवेलेबल, इट शुड बी ऑन द फिंगर टिप्स। ठीक है, तो ये है 7500, कुछ बुक्स में 14 किलोमीटर है, कुछ बुक्स में 17 किलोमीटर है। यू कैन टेक 7514 किलोमीटर से रफ बाउंड्री जो है एक्सटेंडिंग फ्रॉम गुजरात टिल वेस्ट बंगाल। ये हमारी इंडिया की कोस्टल बॉर्डर है। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, तो ये जो कोस्टल बॉर्डर है इंडिया की, ऐसे ही बाकी देशों की भी होगी जो जो वाटर बॉडी से सराउंडेड है। इस कोस्टल मार्जिन को मान लो मैंने कह दिया बेस लाइन। क्या बोल दिया? बेस लाइन। तो यूएन क्लॉज गाइडलाइंस कहती हैं कि बेस लाइन से लेकर डिस्टेंस ऑफ 12 नॉटिकल माइल, दिस मच वाटर इज द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलेंगे? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। From coastal margin, the distance of 12 nautical miles forms the territorial boundary of India or territorial water of India. तो territorial water का मतलब है कि जो law of land इस अंदर के लैंड में लागू होते हैं वो सारे लॉज इस 12 nautical mile के territorial water में भी लागू होते हैं। सवाल, question again, 1 nautical mile is how much kilometer? 1 नॉटिकल माइल इज 1.86 किलोमीटर। तो रफली आप बोल सकते हो 22 नॉटिकल माइल है तकरीबन, एवरेज। डबल हो जाएगा ना, लगभग 12 नॉटिकल माइल, तो लगभग 22 से 23 के बीच में, लेकिन बोलते हैं 22 नॉटिकल माइल तक तकरीबन। हाँ 22 किलोमीटर, नॉट नॉटिकल माइल। ठीक है, तो 1 नॉटिकल माइल लिख लो इसको भी, इज इक्वल टू 1.86 किलोमीटर। तो roughly I can say it is the distance of 22 kilometers because the options can be given to you in nautical mile as well and in the units of kilometers as well. तो ये दोनों याद रखना है। तो जितने लॉज इस लैंड में एप्लीकेबल होंगे वो सारे लॉज इस टेरिटोरियल वाटर में भी एप्लीकेबल होंगे। अंडरस्टूड? टेरिटोरियल वाटर। इसके बाद बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल और आगे बढ़े, मतलब ये 12 नॉटिकल माइल वाली जो लाइन है इससे और आगे 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया कहलाता है इसको कहते हैं कॉन्टेजियस जोन ऑफ इंडिया। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टिजुअस जोन ऑफ इंडिया। कॉन्टेजियस जोन, व्हाट इज अ कॉन्टेजियस जोन? किसने बोला? ये करंट हुआ था ना कि वो इटली के दो पायलट्स ने, सेलर्स ने, वहां के ऑफिशियल्स ने अपने फिशरमैन को गोली मार दी थी। इट इज नॉट अ नो मैन्स लैंड, वही तो मैं बता रही हूँ। नो मैन्स लैंड नहीं, फिर कैसे गोली मार देंगे? अगर उनका भी जमीन नहीं है तो वो कैसे गोली मार देंगे? कॉन्टेजियस जोन का मतलब होता है कि मान लीजिए ये 12 नॉटिकल माइल के बाहर कोई एक शिप सेल कर रहा है, कर सकता है क्योंकि वो
अभी मैं बताऊंगी इस एरिया को क्या कहते हैं, बियॉन्ड कॉन्टेजियस जोन। मान लीजिए कोई फॉरेनर शिप यहाँ पे सेल कर रहा है, वो फॉरेन शिप हमारे कॉन्टेजियस जोन में एंटर होने की कोशिश कर रहा है। यहां पर इंडिया का पेट्रोल नेवी जो है वो पेट्रोलिंग कर रही है। वी हैव अवर कोस्टल सिक्योरिटी गार्ड्स जिनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारी कोस्टल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इन्होंने इस शिप को कॉन्टेजियस जोन में देखते ही व्हाट आर दे गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू गिव देम अल्टीमेटम, you are about to enter the territorial waters of India, turn back, otherwise we will shoot you down. Without permission, without authority, you cannot enter the territorial waters of India. ठीक है, you are about to enter, ऐसे करके उनको बोला जाएगा। अब आप बोलो मैम ये तो शिप दिख रहा है, तो उनको वार्निंग दे दी कि you are about to enter the territorial water. What about a submarine? अगर किसी देश का सबमरीन पास हो रहा है तो सबमरीन को लेकर लॉज बनाए गए हैं कि सबमरीन ऑफ अ कंट्री इफ इट इज ट्राइंग टू पास, अगर मान लीजिए जैसे श्रीलंका और इंडिया का जो रीजन है, जो पानी का जो क्षेत्र है वो बहुत ही नैरो है, इंडिया एंड श्रीलंका शेयर अ वेरी नैरो वाटर बाउंड्री, तो वहां पर ये डिस्टेंस मेंटेन कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज देयर टेरिटोरियल वाटर्स एंड देयर कॉन्टिजियस जोन माइट कोलाइड, है ना। तो वहां पर लॉस क्या होते हैं कि एग्जैक्टली बीचों बीच लाइन मान लिया जाएगा। जिन दो देशों के बीच में अगर टेरिटोरियल वाटर्स कोलाइड करते हैं तो वहां पे लॉ ये कहता है कि बराबरी का पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा और बीच की लाइन मान ली जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सबमरीन्स हैं, उनको पैसेज चाहिए, दे वांट टू क्रॉस थ्रू दिस वाटर, तो ऐसे में यूएन क्लॉज गाइडलाइंस कहती हैं द सबमरीन दे हैव टू कम अप ऑन द सरफेस, सबमरीन को सरफेस पे आना पड़ेगा। किस देश का सबमरीन है, द फ्लैग हैज टू बी शोन कि रशियन सबमरीन जा रहा है कि पाकिस्तानी सबमरीन जा रहा है, एंड द सबमरीन्स दे हैव द राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। ये टर्म यहां पे क्लिक है, इनोसेंट पैसेज। व्हाट यू मीन बाय दिस, इनोसेंट पैसेज अलाउड है। सबमरीन ऊपर आएगी सरफेस पे, अपने देश का फ्लैग बताएगी किस देश को बिलोंग करती है, प्लस वो ये बताएगी कि वी नीड अ परमिशन टू पास थ्रू दिस वाटर बॉडी, या तो टेरिटोरियल वाटर से जाना है या कॉन्टिजियस जोन से जाना है, वो इन्फॉर्म करेगी। इनोसेंट पैसेज का मतलब है द सबमरीन इज नोटिफाइंग दैट वी डू नॉट कैरी एनी वॉर लोड। व्हाट इज अ वॉर लोड, किसी भी तरह का आर्म्स एम्यूनिशंस हम कैरी नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट कैरिंग एनी काइंड ऑफ वेपन, ठीक है। तो वॉर लोड नहीं कैरी कर रही है, ऐसी सबमरीन को इनोसेंट पैसेज अलाउड होता है। दे विल हैव टू इन्फॉर्म टू अवर कोस्ट गार्ड्स, क्योंकि बहुत ऑफन होता है कि सबमरीन्स को पानी से गुजरना पड़े, तो ऑल दे हैव टू डू इज दे हैव टू इन्फॉर्म दी अथॉरिटीज और उनको इनोसेंट पैसेज अलाउड होता है। लेकिन अगर वॉर वाली सिचुएशन है, यदि कोई सबमरीन किसी तरह का वॉर लोड ले रही है, तो इंडिया माइट टेक सम एक्शंस, मे बी उनको डिनाई कर सकता है, ठीक है, बोल सकता है कि नहीं वी विल नॉट अलाउ यू टू यूज अवर टेरिटोरियल वाटर और कॉन्टिजियस जोन। सो कॉन्टिजियस जोन से हमने क्या समझा कि जैसे ही कोई इंटरनेशनल शिप है या क्रूज है या सबमरीन है, इवन अ चॉपर दैट इज फ्लाइंग अबव द कॉन्टिजियस जोन, they are immediately informed that you are about to enter the territorial waters of India और आपके पास परमिशन नहीं है तो you go back, otherwise हम आपको शूट कर देंगे। आप बोलोगे मैम नहीं सुना उन्होंने और टेरिटोरियल वाटर में एंटर कर लिया और पकड़े गए तो उनको शूट कर दिया जाएगा वहीं पे, the navy will take the action, ठीक है। so this is about the contiguous zone and the territorial waters. beyond this from the baseline the distance of 200 nautical mile, that is 370 किलोमीटर्स, बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल तक का डिस्टेंस या 370 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। EEZ का फुल फॉर्म एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या मतलब हुआ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का, इस क्षेत्र में पाने जाने वाले जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सारे रिसोर्स के ऊपर उसी रिस्पेक्टिव कंट्री का कंट्रोल रहेगा। चाहे वहां पे ऑयल वेल्स मिले, चाहे वहां पे कोई मिनरल्स की खदान मिले, ओशनिक बेड के नीचे भी तो जमीन है, तो कुछ भी मिलता है वहां से, कोई भी रिसोर्स मिलता है, सारे कोरल्स, सारी फिशरीज, व्हाटएवर रिसोर्सेज फाउंड इन दैट मच वाटर, वो उस देश का इकोनॉमिक हब है और केवल उसी कंट्री के पास अधिकार है कि वो उसको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करे। तो दोनों शेयर करेंगे, पानी जो है वो एग्जैक्टली मिडवे डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि इंडिया का जो स्टेट ऑफ गुजरात है, यहां से लगा हुआ पाकिस्तान का दूसरा स्टेट है दैट इज सिंध, और यहां पर भी एक बहुत ही नैरो चैनल ऑफ वाटर है जिसको लेकर एक डिस्प्यूट है, ऑनगोइंग डिस्प्यूट।
दिस नैरो चैनल ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज अ सर क्रीक। इसको क्या नाम दिया गया है? सर क्रीक। और इस डिस्प्यूट को बोला जाता है सर क्रीक डिस्प्यूट। जैसे हमने सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट पढ़ा था, इट इज एन ऑनगोइंग टसल बिटवीन द टू कंट्रीज, दिस इज ऑल्सो एन ऑनगोइंग टसल बिटवीन द टू कंट्रीज। और अभी जो एक मूवी आई है ना भुज, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें सर क्रीक का जिक्र किया गया। आपने हरामी नाला करके वर्ड सुना होगा, दैट इज इन द सर क्रीक, उस मूवी में है डिस्क्रिप्शन इसका, ठीक है। इट इज अ मार्शी एरिया बेसिकली। व्हाट डू यू मीन बाय मार्शी? जब रन ऑफ, जो गल्फ ऑफ कच्छ है, जो रन ऑफ कच्छ है, इट्स अ टोटली मार्शी एरिया। मार्शी मतलब हाई टाइड्स होता है, इट इज टोटली कवर्ड अंडर वाटर। जब लो टाइड होता है तो वो दलदली इलाका रहता है, ठीक है। तो ये जो नैरो चैनल ऑफ वाटर है ना, दिस इज वेरी रेलिवेंट फॉर फिशरीज, फॉर इंडिया ऑल्सो, फॉर पाकिस्तान ऑल्सो। अब पाकिस्तान का कहना है कि जो बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के वक्त जो ब्रिटिश ने प्लॉट किया था रिगार्डिंग दिस नैरो चैनल ऑफ वाटर, उसके हिसाब से द बॉर्डर वाज प्लॉटेड टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, दैट शोज द एंटायर सर क्रीक बिलोंग्स टू पाकिस्तान। इंडिया कहता है फॉरगेट अबाउट दैट, एज पर द यूएन क्लॉज गाइडलाइंस ऑफ 1982 जो कि इंटरनेशनली लागू है, उसके हिसाब से द वाटर has to be divided between the two countries and border should pass exactly in the midway of the Sar Creek। तो कई बार इंडिया के वर्जन से हमारे मछुआरे जब यहां जाते हैं, पाकिस्तान की नेवी उनको पकड़ के ले जाती है। और कई बार पाकिस्तानी मछुआरे, बिकॉज फिशरमैन को नहीं मालूम है कि पानी पे कोई लाइन खींची है, पानी पे तो कोई लाइन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो कई बार पाकिस्तानी फिशरमैन को इंडिया पकड़ लेती है, इंडियन फिशरमैन को पाकिस्तान पकड़ लेते हैं। बट दिस एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिशरीज, वेरी रिच इन फिशरीज, दैट्स कॉल्ड एज अ सर क्रीक, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। 12 नॉटिकल माइल या 22 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है, इसको टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। कोई भी बिना परमिशन इसमें एंटर नहीं हो सकता, ना पानी के रास्ते से, ना हवा के रास्ते से। आगे 12 नॉटिकल माइल्स मतलब फ्रॉम बेस लाइन टू 24 नॉटिकल माइल या 44 किलोमीटर्स में बोलूं, दैट इज द कॉन्टिजियस जोन। फिर 200 नॉटिकल माइल्स या 370 किलोमीटर तक एक किसी देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। अच्छा, सर क्रीक तो हमारा इतना ज्यादा डिस्टेंस है ही नहीं उसका कि वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आए, वो कोलाइड होता है। हाँ, आप मान के चलो कि इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और पाकिस्तान का इकोनॉमिक जोन जो है वो कोइंसाइड हो रहा है, इसी वजह से बीच में लाइन ड्रॉ कर दी गई है, ठीक है, ये समझ लो। उसी तरह से इंडिया और श्रीलंका का भी कोलाइड हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, इसी वजह से बीच में लाइन मान ली गई है कि आधा आधा पानी हम डिवाइड करेंगे। बट पाकिस्तान इज नॉट एक्सेप्टिंग दिस, दैट्स द डिस्प्यूट।